अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्कॉलरशिप की जो सीरीज़ प्रोग्राम्स की कर रहे हैं उसमें आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप की कैटेगरी है, उस पर हम बात करेंगे। उसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। सब लोग जानते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ एक फैमिली है। 42 कंट्रीज़ हैं हमारे पास तकरीबन, जिसके अंदर कॉमनवेल्थ की तमाम कंट्रीज़ आती हैं। कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ के लिए एक डेडिकेटेड स्कॉलरशिप है जो कि मेनली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, जिसके अंदर मास्टर्स और पीएचडीज आते हैं। मगर हम लोग ज़्यादातर चूँकि जो लोग हैं वो मास्टर्स प्रोग्राम में, टॉट मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हैं, इसीलिए हम उसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे आज। इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए आपके पास थीम्स अवेलेबल हैं, यानी आप जो डिग्री अपनी चूज़ करेंगे उसे वो एनवलप करना चाहिए इन थीम्स की तरफ, जिसके अंदर पहली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर से सारे कोर्सेज आ सकते हैं। उसके बाद है हेल्थ सिस्टम्स, पीस एंड सिक्योरिटी, रिस्पॉन्स टू क्राइसिस जिसे क्राइसिस मैनेजमेंट भी कहा जाता है, एक्सेस इंक्लूजन और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। ये एरियाज़ ऐसे हैं जो कि मेन आपके हैं, जिनमें से आपने कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। और नेचुरली एक बहुत बड़ा आपके पास कोर्स का पोर्टफोलियो खुल जाता है। हर यूनिवर्सिटी इस एरियाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र करती है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स की डेडलाइंस 22 सितंबर को खुलती हैं, 22 नवंबर को बंद होती हैं और 22 दिसंबर से नॉमिनेशंस, ये याद रखिएगा डेडलाइंस। कॉमनवेल्थ के रूल्स ये कहते हैं कि आपको 2 एप्लीकेशंस फाइल करनी है और लिंक आपके पास 2 होंगे। एक आप डायरेक्ट कॉमनवेल्थ को अप्लाई करेंगे उनके पोर्टल पे जाके, और एक आप अपनी कंट्री के, जिस कंट्री में भी आप हैं, एक नॉमिनेटिंग बॉडी उन्होंने बताई हुई है। पाकिस्तान के केस में वो है हायर एजुकेशन कमीशन। आपको पहली जो आपका स्टेप होगा उसमें आप अपनी नॉमिनेटिंग बॉडी को कांटेक्ट करेंगे और फिर उनके बताए हुए तरीक़ेकार पर अमल करेंगे। जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे, एक तो उनकी वेबसाइट पर भी डिटेल्स हैं और आपकी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के जो इस वेबसाइट है उस पर भी डिटेल्स आ रही होंगी। आपने उन्हें कांटेक्ट करना है और फिर वो आपको बताएंगे कि आपको उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना है, जिसे हम HAT भी कहते हैं। और ये वो टेस्ट है जिसके अंदर आपको 70% तक मार्क्स लेने हैं और बड़ा ही कॉम्पिटिटिव प्राइस है उसकी। इस वक्त तो सिर्फ 800 रुपये उसके चार्जेस हैं, जो कि आपका जिसका चालान होता है वो आपको जमा कराने होते हैं। और ये जो टेस्ट है बेसिकली, जिसमें आपको 70% मार्क्स गेन करने हैं, उसके अंदर आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिटिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव रीजनिंग, इसके क्वेश्चंस आएंगे और इन क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर आपका टेस्ट होगा, जिस पर आपको 70% मार्क्स लेने हैं। अगर आप 70% मार्क्स ले लेंगे तो ही आप एलिजिबल हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के, जो HEC भी आपके बिहाफ पर सबमिट करेगी। इसीलिए HEC का कांटेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन टाइमली हो और आप उनके बताए हुए तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना HET मुकम्मल करें। HEC के पास जो राइट्स हैं वो आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसे सबमिट भी करेगा, आपका जो रिज़ल्ट है उसे भी उन्हें कम्युनिकेट करेगा, आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी वही कंडक्ट करेगा और उसमें अपना फीडबैक कॉमनवेल्थ को प्रोवाइड करेगा। विच मीन्स कि HEC का जो रोल है वो यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मगर एक बात सोचने की ज़रूरी है कि आपका जो मेरिट है, आपकी जो सक्सेस है, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है HEC। वो कॉमनवेल्थ के पास जब जाएगी तमाम चीज़ें, वहाँ पर एक प्रॉपर बॉडी है जो तमाम चीज़ों को स्क्रूटनाइज करके, एनालाइज करके और बड़ी ट्रांसपेरेंट बुनियादों पर डिसीजन लेगी। लेट्स टॉक अबाउट दी एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन स्ट्रक्चर में आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो नेचुरली PhD की डिग्री है,
उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास इन ऑर्डर होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह। सेकंड स्टेज में अगर आप रिसर्च के पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप टू 10 रिसर्च पेपर्स आपके पास हैं, तो वो भी आपको लोड करने पड़ेंगे, बट दैट इज़ स्पेसिफिक टू पीएचडी या रिसर्च एप्लीकेशंस। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब आपके पास जो क्वेश्चंस खुलेंगे वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए ये नोट करना कि ऑल क्वेश्चंस कैरी अ वर्ड काउंट। तो जो भी आप जवाब देंगे वो उस वर्ड काउंट के अंदर होना होगा। सो यू विल हैव टू चूज द राइट वर्ड्स एंड मेक श्योर दैट दे आर मीनिंगफुली ट्रांसलेटेड, ताकि वो पढ़ने वाले को उसका जवाब भी मिल जाए और आपके वर्ड काउंट भी एक्सीड ना हो। उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो कोर्स चूज़ किया है उसकी रेलेवेंस के बारे में पूछा जाएगा। हाउ डज इट रिलेट्स टू योर करंट जॉब, या वट एवर वर्क एक्सपीरियंस यू हैव, हाउ आर यू गोइंग टू रिलेट दैट कि जी ये करने से मुझे ये फ़ायदा होगा। The other important aspect in this application process is your personal statement. Now, personal statement में हमने खासी बात पहले प्रोग्राम में की हुई है और मैंने मेरे ख्याल उसकी तफसील भी बताई हुई है। इधर मैं जनरली उसे टच करूँगा कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में भी इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। 500 वर्ड्स का एक पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखना है, जो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि हाउ योर क्वालिफिकेशंस एंड योर पर्सनल बैकग्राउंड हैज़ रियली इनकरेज यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, एंड आफ्टर यू अचीव दिस स्कॉलरशिप हाउ डज इट रिलेट्स टू योर प्रीवियस academic and practical background or your work background that will combine together, and how the community nationally, internationally you will play a role, and that you have already contributed in this area so that to make your application strong. आपको 3 रेफरीज सेलेक्ट करने हैं। एक रेफरी आपका करंट एम्प्लॉयमेंट से हो सकता है, आपका इमीडिएट सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर, और 2 रेफरेंसेस आप अपनी प्रीवियस एकेडमिक प्रोफाइल या इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो। आपकी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में जो सबसे अहम या उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो है डेवलपमेंट स्टेटमेंट जो आपने लिखना है, और उसका जो इम्पैक्ट आएगा, यानी डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट। दे वांट टू नो दे आर गोइंग टू फंड यू एंड इट्स गोइंग टू चेंज ऑल योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर प्रोफाइल। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बाय दिस टाइम यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड अ कोर्स फ्रॉम द थीम्स दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर। अब आपने ये बताना है कि जो आपने कोर्स उस थीम से कनेक्टेड सेलेक्ट किया है, वो कोर्स जब आप करेंगे तो हाउ डज इट रिलेट्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एरिया विद इन योर ओन कम्युनिटी इन योर ओन कंट्री टू नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हाउ इज दिस गोइंग टू बेनिफिट, और हाउ दिस रिलेट्स टू योर वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है उसी स्टेटमेंट का, उसमें वो आपसे ये पूछेगा, और अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर चूजिंग योर वर्ड्स दैट यू कंप्लीट, दैट वंस यू हैव डन दिस कोर्स एंड यू हैव अचीव्ड completely new set of skills because of this course, how are these skills going to benefit, or the community that you are working or the area that you are working is going to benefit, or how are you going to more contribute with these new skills that you will achieve post your scholarship, post the end of your course. और जो third part है इसका, उसके अंदर they would like to know that impact that this course has brought to you in terms of your broader career, in terms of how development side of your course has come up to benefit set of community, a country, a area in which you are working. And finally they would like to know जो आपको benefit मिलेगा उसकी वजह से आप community में, अपने एरिया ऑफ वर्क में, अपने कंट्री के डेवलपमेंट में, हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट दैट।
So all these steps are important that you answer them, and these questions will be very direct. So you must prepare them before. It's always better to jot these down, because this statement is the basic difference that will really make to your scholarship application and the success of it, because he is going to read from that through to understand that giving this scholarship to you is going to not only benefit your immediate career and goals or objectives of your life, but it is going to benefit the global community, the national community, and humanity at large. Now they are looking for basically a 2.1 degree, but that doesn't mean that 2.2 cannot apply, but then you will have to be very strong in answering your questions, making a very excellent personal statement and case for your application to be successful. Remember that you can only take the scholarship once. If you have already got Commonwealth scholarship in the past, you are not eligible. अच्छा, by the way, एक बड़ी important information है कि if you have already a bachelor's degree from UK, you may not be eligible for this scholarship, because what they are looking for is somebody who has done his undergraduate from his own country and wants to do a master's through Commonwealth scholarship. He should be given the benefit of coming out of a country, a developing country, and scholarship given to such a person will help the community or the country or even globally to contribute. Also remember that if you have already done your master's program, you cannot apply for a second master's through Commonwealth scholarship. ये वो tips हैं जिन्हें आपको जानना पड़ेगा, और I wish everybody a huge success for achieving a Commonwealth scholarship. ये थी Commonwealth scholarship के बारे में information. Now keep watching my channel. Next programs में we will talk about the other categories of British Council scholarship, particularly the Great British Council scholarship. और अभी हाल में जो पाकिस्तान UK गेटवे लॉन्च हुआ है, उसके तहत जो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, STEM स्कॉलरशिप्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे.